हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबों को A3 स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसे कि कल हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे साइंस क्लास में, उसका कुछ पार्ट को पढ़ लिए थे। आज उससे नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। चलिए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोग कुछ पार्ट को पढ़ चुके थे, जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, ठीक है, तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाँ, वियोजन अभिक्रिया तक पढ़ लिए थे ना। अब हम लोग को पढ़ना का है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया को पढ़ना है? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए ठीक है, तब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। देखो, विस्थापन का मतलब होता है कोई वैसा तत्व जो किसी दूसरे यौगिक के तत्व को क्या कर दे, हटा दे, और हटाने के बाद वो खुद उसका क्या कर ले, स्थान ग्रहण कर ले। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। देखो, वही तत्व किसी यौगिक के तत्व से विस्थापित करेगा जो तत्व का हो हाईली रिएक्टिव हो ना। जो हाईली रिएक्टिव तत्व जो होता है ना, लेस रिएक्टिव तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करने के बाद उसका स्थान खुद को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। इसलिए उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें ना, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो, बोलता है वह अभिक्रियाओं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। उसे क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, बोलता है लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत चढ़ना। जब लोहे की कील जो होता है ना, जब वह जलवाष्प तथा ऑक्सीजन से जब वह क्रिया करता है तो वह क्या होता है? उसमें एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना कहते हैं, यानी रस्टिंग ऑफ क्या बोलते हैं? आयरन कहते हैं ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस में क्या होता है? तो देखो, आयरन ना जब ना, जैसे यहाँ देखो कॉपर की परत ना, सॉरी, कॉपर की परत क्या हो जाएगा? जम जाएगा। अर्थात जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे आयरन जो होता है ना, कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है। इसलिए कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, और वह कॉपर के स्थान पर खुद कौन आ जाता है? आयरन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट, और कॉपर कहाँ आ जाता है? बाहर। तो यहाँ पे जो कॉपर था ना, सॉरी, यहाँ पे जो आयरन था वो कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। अब विस्थापित करने के बाद उसका स्थान क्या कर लिया? खुद ग्रहण कर लिया। तो यही प्रोसेस का कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया, अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ देखो लिखा है लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, अर्थात कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग कैसा हो गया? हरा विलयन ना। हरा विलयन कौन हो गया? फेरस सल्फेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। और ये भी पूछता है यह फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ठीक है, याद रखना ना, एग्जाम में पूछता है जो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। और आयरन सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? हरा होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि नीले विलयन का रंग किस में बदल जाता है? हरे आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे आयरन जो होता है ना, कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है। उसी तरीक़ा से आगे जब जिंक को हम किससे रिएक्ट कराते हैं? कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट कराएंगे ना, तो जिंक भी क्या होता है? कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है। इसलिए यह कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और वह कॉपर के स्थान पर कौन आ जाएगा? जिंक। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? जिंक सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ से देखो जिंक कॉपर से अभिक्रिया
शील तत्व है ना, यानी जिंक जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व। अधिक क्रियाशील तत्व का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव, मतलब उससे वो क्या है, शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली तत्व जो होता है ना, कम शक्तिशाली तत्वों को क्या करता है, स्थान से हटा देता है, और हटा करके कम शक्तिशाली वाले तत्वों की जगह अधिक शक्तिशाली वाले तत्व का हो जाता है, जगह ले लेगा। और ये लेने की प्रोसेस ही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अगर जैसे देखो, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे देखो अगर हम जिंक लेते हैं, ठीक है, जिंक को अगर हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, किससे कराएंगे, H2SO4 से। तो यहाँ पे जो होता है ना, जिंक हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित करता है। इधर से कहा जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4। देखो यह जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को क्या किया, विस्थापित कर दिया, और यहाँ पे क्या निकला, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि जिंक किसको विस्थापित कर रहा है, हाइड्रोजन को। तो जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो वह क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। और इस चीज़ को याद रखना, जब धातु अम्लस अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकाल देती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी और तत्व से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या ले लिए, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम को जब H2SO4 से हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगा, H2। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम किसको विस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, कैल्शियम। तो जब कोई तत्व किसी दूसरे को विस्थापित करके खुद उसका जब स्थान ले लेगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होता है ना, उसका नाम क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, अभिकारक जो होता है ना, उस अभिकारक के बीच आयनों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। मतलब वहाँ पे क्या होगा, तत्वों का अदला बदली हो जाएगा। ठीक है, यानी ए वाला यानी शुरुआत वाला अगले वाला के पास जाएगा, और अगले वाला का हो जाए शुरुआत वाला के पास आ जाएगा। तो जब वहाँ पे चेंजिंग हो ना, जैसे देख लो, अगर मान के चलो AB है, एक तत्व का है AB है, और एक का है CD है। अब इसमें क्या हो जाएगा, चेंज होगा, A कहाँ चला जाएगा, C की जगह, और C कहाँ आ जाएगा, A की जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, CB। सॉरी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AD ना, यहाँ पे क्या बनेगा, AD, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, CD। तो देखो जब तत्वों का एक्सचेंजिंग हो जाना, तो जब तत्वों के यानी अभिकारकों के बीच जब आयनों का जब एक्सचेंजिंग हो जाए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसी चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, उस अभिक्रिया का नाम बताओ जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो आंसर क्या दे देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब दोनों में क्या हो, विस्थापित हो, कुछ न कुछ का होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट होना चाहिए ना, Na2SO का होगा 4 होगा, Na2SO4 और BaCl2 ना, Na2SO4 और BaCl2 जब रिएक्शन करता है तो B कहाँ आ जाता है, सोडियम की जगह, और सोडियम किसके आ जाता है, B की जगह। तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो ना, अगर हम इसको बात करें बढ़िया से, देखो आयन की बात करें ना, तो देखो सोडियम के पास क्या होता है, प्लस आयन, बेरियम के पास क्या होता है, प्लस आयन, इसके पास क्या होता है, माइनस आयन, और इसके पास क्या होता है, माइनस। तो इसका प्लस वाला ना इसके प्लस वाला को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसके जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब यह बेरियम प्लस इसके माइनस के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, यह एक प्रकार से क्या होता है, अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है। अवक्षेप हम लोग उसको बोलते हैं, अवक्षेप जो जल में क्या होता है, अघुलनशील ना। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, वह जल में क्या हो, अघुलनशील, जल में क्या हो, अघुलनशील। जब वह जल में अघुलनशील पदार्थ होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा ना, उस अभिक्रिया को हम लोग बोल देते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवक्षेपन यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ना। अब यहाँ पे देखो अवक्षेप बनता है ना, अवक्षेप को जब हम लोग साइन करते हैं तो इसको नीचे की ओर दिखाएंगे। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ,
अवक्षेप का मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। और किस रंग का अवक्षेप होता है, कलर भी पूछा जाता है, तो याद रखना यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, अवक्षेप होता है। किस रंग का अवक्षेप होगा, तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप होगा। तो वहीं पे लिखा बेरियम सल्फेट कि सफ़ेद अविलेय होता है ना, अविलेय अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कैसा कलर होगा, सफ़ेद होगा। और कैसा होगा, अविलेय होगा। किस में, तो जल में या कोई सॉल्यूशन में अवक्षेप का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो याद रखना है, जिस अभिक्रिया में अघुलनशील पदार्थ का क्या हो, निर्माण हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोल देंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया ना, क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि BaSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो याद रखना अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखो एक और लेते हैं PbNO3 का होल 2। अगर हम लेड नाइट्रेट को किससे रिएक्ट करा देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से। ठीक है, जब पोटेशियम आयोडाइड से करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2NO3, फिर KNO3 आएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, KNO3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ से देखो ना, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, और क्या बनता है, लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे जो लेड आयोडाइड होता है ना, ये भी एक प्रकार से क्या होता है, अवक्षेप होता है। इस अवक्षेप का कलर कैसा होता है, तो पीला कलर होता है। ठीक है, येलो कलर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो आयनों का एक्सचेंजिंग हुआ, ये प्लस था, क्या था माइनस, ये प्लस था, क्या माइनस, तो इसका प्लस यहाँ आ गया और इसका प्लस इसके साथ चला गया। तो इसमें भी क्या हुआ, एक्सचेंजिंग होगा। तो जिसमें आयनों का एक्सचेंज होगा वो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन। और जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो याद रखना, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। और जब आयनों का एक्सचेंज हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया ना। अब देखो अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, क्या पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट। और क्षेपी का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना ना, यानी एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब क्या होता है, निकलना, थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट। यानी जिस अभिक्रिया में हीट का निकले, बाहर निकले, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, मतलब वो बाहर निकलता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो तुमको याद रखना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी का हो, उत्पन्न हो, यानी ऊष्मा भी का निकले, बाहर निकले, तो वह अभिक्रिया का कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसका नाम में भी आंसर है। ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट। क्षेपी का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो जिसमें क्या हो जाए, हीट बाहर निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। जैसे देखो प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस हम लोग किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, CH4 है। इस मीथेन गैस का दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन। याद रखना, किसी भी पदार्थ का दहन जो होता है ना, हमेशा किस गैस की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होगा। जिस स्थान पर ऑक्सीजन गैस उपस्थित नहीं है वहाँ पे कभी भी दहन की क्रिया नहीं होती। अगर दहन लिखा ना, दहन एक प्रकार से कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी है। दहन एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। दहन का मतलब होता है जलना। कोई पदार्थ का हो रहा है, जल रहा होगा। अगर कोई पदार्थ जलेगा तो बताओ, सीरियसली बात है कि उसमें क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। तो जिस अभिक्रिया में हीट निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो लोग साफ साफ याद रखना, जहाँ पे दहन शब्द आ गया ना, समझ आना कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे बोलेगा लकड़ी का दहन, क्वेश्चन पूछा कि लकड़ी का दहन, लकड़ी का दहन कैसी अभिक्रिया है, तो दहन है मतलब जलेगा, मतलब लकड़ी जलेगा, मतलब क्या निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलेगा। जैसे ऊष्मा बाहर निकल गया तो उसी को हम लोग क्या बोल देगा, ऊष्माक्षेपी। वही चीज़ यहाँ पे बोला है, ये प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हम लोग किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। याद रखना, यह CH4 होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं या गोबर गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास गैस भी बोलते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर डैम्प गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर डैम्प गैस भी बोला जाता है ना। इसे गोबर गैस का नाम कौन दिया था, CB देसाई नामक व्यक्ति ने दिया था। कौन दिया था, CB देसाई। ठीक है, CB देसाई ने गोबर गैस का क्या किया था, खोज किया था। तो याद रखना है, कोई भी जहाँ पे कीचड़ उचड़ होता है ना, तो वहाँ से हमेशा कौन सी गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। या साफ साफ तो लोग पढ़ा होगा, धान की खेत,
धान की जो खेत होता है ना, धान की खेत से कौन सी गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। या कीचड़ जो होता है ना, कीचड़, जहाँ पे कीचड़ होगा वहाँ पे कौन सी गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। इतना चीज़ याद रखना। और यहाँ पे प्राकृतिक है, जब मीथेन गैस का क्या हो जाए? दहन हो जाए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या निकलता? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता। और क्या निकलेगा? साथ में जल, और साथ में बाहर का निकल ऊष्मा। और जैसे ही ऊष्मा बाहर निकला उसका नाम क्या पड़ जाएगा? ऊष्मा क्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक। बात आई समझ में? तो याद रखना, मीथेन एक ऐसा पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ है। मीथेन एक ऐसा पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ है ना। तो याद रखना, जब कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है ना, तो याद रखना हमेशा कौन सी गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तुमसे सीधा पूछ लेगा कि बताओ कार्बनिक पदार्थ जो होता है ना, कार्बनिक पदार्थ का दहन, जब कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है, कार्बनिक पदार्थ का दहन, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगा? तो याद रखना, कोई भी कार्बनिक पदार्थ का दहन होगा तो हमेशा कौन सी गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दहन है तो उसमें क्या निकलेगा? बाहर से ऊष्मा निकलेगा। और यह कैसी अभिक्रिया कहला जाएगा? तो ऊष्मा क्षेपी कहला जाएगा। बात आई समझ में? कल ये भी बताया थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? चूने की पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखो ना, अगला क्या होता है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी है। श्वसन का मतलब क्या होता है? जो हम लोग ग्लूकोज खाते हैं ना, वह ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? टूट जाता है। और टूटने के बाद हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो वह ऊर्जा क्या देता है? हीट के रूप में देता है। यानी कैसी ऊर्जा देता है? ऊष्मीय ऊर्जा देता है। इसलिए वह क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। यानी जैसे ग्लूकोज को खाए C6H12O6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज को खा गए और खाने के बाद वो किसकी उपस्थिति में टूटेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूटने के बाद बाई प्रोडक्ट में क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलेगा? जल। और साथ ही साथ क्या निकलेगा? ऊष्मा। तो जिसमें ऊष्मा बाहर निकल जाता तो वह कैसी अभिक्रिया कहलाता है? ऊष्मा क्षेपी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन ना, यानी श्वसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या कर दो? तोड़ दो। बॉडी के अंदर का तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। और जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है मतलब क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। और दहन होने से ही क्या निकलता है? ऊष्मा। तो कैसी अभिक्रिया कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी। तो याद रखना, प्राकृतिक गैस के दहन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। या श्वसन एक कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? वह ऊष्मा पैदा करता है ना, मतलब गर्मी पैदा करता है। ठीक है। जहाँ पे इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहते हैं ना। मीथेन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग गैस कहा जाता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, हमारी ऊष्मा की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और वह चीज़ क्या होते जाएगा? धीरे धीरे गर्म होते जाएगा। ठीक है। चलो, ऊष्माक्षेपी में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो रिएक्शन है, उष्मा शोषी। देखो, उष्मा शोषी मतलब इंडोथर्मिक। इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। यानी हीट कहाँ जाए? अंदर। मतलब हीट का क्या हो? अवशोषण हो। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट यानी उष्मा का क्या हो? अवशोषण हो, यानी उष्मा का शोषण किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी। जैसे जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की भी क्या हो? आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी। यानी किसी भी पदार्थ को तोड़ना है तो उष्मा को हम लोग क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे, तभी तो वो पदार्थ टूटेगा। जैसे मान के चलो बर्फ है, अगर बर्फ को पिघलना है तो बर्फ क्या करेगा? उष्मा को अवशोषित करेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा? बर्फ टूट जाएगा। तो बताओ, किसी भी पदार्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। तो जब किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए उष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए या विद्युत चाहिए ना, तो वह क्या करता है? अवशोषित करता है। उसके बाद वह क्या कहलाएगा? उष्मा शोषी। या ऐसे भी लिख सकता है, वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो? अवशोषण हो। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा का हो अवशोषण हो। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो जाए, अवशोषण हो जाए, मतलब ऊष्मा का अंदर को अवशोषित कर लिया जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। जब वह पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करेगा ना, तो वह पदार्थ क्या होगा, टूटेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे थे कि तोड़ने के लिए ऊष्मा भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, और क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी कहलाता है। जैसे देखो, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को ले लेते हैं, AgCl ले लेते हैं, AgCl में जैसे हम सनलाइट देंगे, क्या देंगे, सनलाइट, मतलब क्या देंगे, प्रकाश, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब यह AgCl जो है ना, या ऊष्मा को क्या किया, अवशोषित किया, और अवशोषित होने के बाद ये Ag का होगा, दो भागों में टूट गया। Ag और किस में टूटा, Cl2 में टूटा। तो यहाँ पे ऊष्मा का क्या हुआ, अवशोषण हुआ। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। उसी तरीक़े से अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl ना, अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड, ठीक है, जैसे देखो BaCl बेरियम क्लोराइड है, अच्छा AgBr ले लेते हैं, ठीक है, AgBr ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। यानी सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में देते हैं। तो यह क्या करता है, प्रकाश भी एक प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा होता है, यानी ऊष्मा होता है, यानी प्रकाश से क्या होता है, हीट निकलता है। तो यहाँ से देखो यह क्या करेगा, प्रकाश सनलाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद यह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा, Ag और Br2 में टूट जाएगा। तो किसी भी पदार्थ को अगर हमें तोड़ना है ना, उस तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, या ऊष्मा चाहिए, या विद्युत चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा ना। तो यहाँ पे AgBr को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। वह किस में टूटता है, Ag में टूटता है, किस में, Br2 में टूटता है। कल बता दिए थे कि AgBr और AgCl जो होता है ना, नेगेटिव फोटो ना, ब्लैक एंड वाइट फोटो को धुलाई में क्या किया था, यूज किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को किस में यूज किया जाता है। तो नेगेटिव फोटो जो होता है ना, उसको धुलाई में क्या करता है, यूज करते हैं। और इसका दोनों का कलर कैसा होता है, तो सफ़ेद कलर होता है ना, याद रखना। कैसा कलर होगा, सफ़ेद। और एक ऐसा होता है ग्रे कलर का होता है, यानी धुंधला हो जाएगा, या मटमैला कलर हो जाता है, ठीक है, यानी ग्रे कलर, मटमैला लिख सकते हैं। कैसा कलर, तो मटमैला या ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा अगर ले ले कोई भी पदार्थ को अगर हमें तोड़ना है, जैसे हम लेते हैं लेड नाइट्रेट, ठीक है, अगर लेड नाइट्रेट के नहीं लेते तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3 को लेंगे। इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। यह हीट को क्या करेगा, अवशोषित करेगा और दो भागों में टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो टूटने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा का अवशोषित किया होगा तभी तो ये टूटा। तो जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो जाएगा ना, तो वह क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी। तो याद रखना, किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए जब ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वह पदार्थ क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद वह पदार्थ क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जब टूट जाएगा ना, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा क्षेपी कहलाएगी। साफ साफ देखते हैं हम लोग बर्फ़ हम लोग देखते हैं। अगर हम मान के चलो बर्फ़ ले लिए, और जैसे ही क्या करता है, बर्फ़ ऊष्मा इसमें पड़ता है, जैसे इसमें हीट निकलेगा, हीट जैसे ये हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो बर्फ़ किस में बदल जाएगा, पानी में। पता, बर्फ़ किस में बदल गया, पानी में बदला। तो वह बर्फ़ टूटा कि नहीं, तो बर्फ़ टूटने के लिए किसको करता है, हीट को अवशोषित करता है। तो जिसमें हीट का अवशोषण हो जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट को पढ़ लेंगे। अगर हमारी क्लास आप सभी को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और न्यू बच्चे हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबों को गुड नाइट, थैंक यू।